आप देख रहे हैं 10 के दमदार ट्रेड सीएनबीसी आवाज पर और मार्केट के एक्शन पर हमारी नजरें बनी हुई है। एक मोमेंटमस फ्राइडे आप कह सकते हैं, जहां पर एक ब्लैक मंडे हमने देखा। फ्राइडे एक जोरदार सत्र के तौर पर टचवुड अब तक उभर कर आ रहा है। 24,400 के आसपास ही इस समय इंडेक्स ट्रेड कर रहा है। 24,419 तक का हाई छुआ था, इस समय 374 के आसपास है। 250 पॉइंट की बढ़त है। निफ्टी बैंक में अभी कुछ ही देर पहले 500 पॉइंट का इजाफा था। 437 अंकों की बढ़त पर ट्रेड देखने को मिला है। एक बार निफ्टी के कंट्रीब्यूटर्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। इस समय अगर आप देखिएगा तो ऑटो कंपनियां थोड़े से फोरफ्रंट पर आती हुई दिखाई दे रही हैं। ये एक पॉकेट है जहां पर एक अच्छी खासी तेजी बनती दिखाई दे रही है। आइश, टाटा मोटर्स जैसे काउंटर्स, एमएनएम जैसे काउंटर्स हैं जहां पर हमने देखा है शुरुआत मजबूत हुई है। इसके अलावा अगर आप गौर करेंगे तो फिर रिलायंस, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई और भारतीय एयरटेल दिग्गजों का साथ आज मार्केट दे रहा है। जो मोमेंटम में अच्छा जोर पकड़ लेते हैं वो सारे काउंटर्स आपकी स्क्रीन पर हैं। आईटीसी, एचडीएफसी लाइफ थोड़े से बैकफुट पर ट्रेड बनता हुआ, लेकिन एक बार निफ्टी ऑटो आपकी स्क्रीन पर रख देते हैं वो इंडेक्स, क्योंकि वहां पर एक अच्छी खासी तेजी इस घंटे बनती दिखाई दे रही है। टाटा मोटर्स और आयशर की अगुवाई में और कुछ कैचअप हम देख रहे हैं आ रहा है एमएनएम की तरफ से। इस बीच 30 सेकंड में हम एक और ऑटो कंपनी और इलेक्ट्रिक व्हीकल प्योर प्ले ओला को लिस्ट होते हुए देखेंगे। ध्यान रखिएगा, एक बहुत मजबूत रिस्पांस इनके आईपीओ को मिला था। एम्प्लॉय से स्ट्रॉन्ग रिस्पांस मिला था। ये अब तक का एक बड़ा इशू माना गया है और ऑफ कोर्स लिस्टिंग किन लेवल्स पर होगी, जहां पर 76 रुपीस था कंपनी का इशू प्राइस। देखते हैं अपनी पारी की शुरुआत कितनी रफ्तार के साथ ये टू व्हीलर प्लेयर करता हुआ दिखाई देगा। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं भावेश अग्रवाल और इनकी पूरी टीम जो पहुंची है ओला की लिस्टिंग के लिए। तो 76 का इशू प्राइस 77.44 के आसपास ये अपनी पारी की शुरुआत कर रहा है। करीब 2% हल्का से प्रीमियम के साथ दरअसल इस स्टॉक ने अपनी पारी की शुरुआत की है। कुछ और टाइम देते हैं, पूरा दिन बचा है, इनफैक्ट अब पूरी जिंदगी बची है ओला को ट्रैक करने के लिए एज ए लिस्टेड एंटिटी। लेकिन ये फिलहाल है ओपनिंग टिक्स जो आपको दिखाई दे रहे हैं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर। कंपनी 76 पर लिस्ट हुई, अब 77-70 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो ये है फिलहाल आपके लिए स्टॉक का हाल। चलिए हमारे जानकारों को जोड़ना शुरू करते हैं। हमारे साथ दो मेहमान पिछले शो से अभी भी कंटिन्यू कर रहे हैं, आशीष बहेती और शिल्पा राउत, और फिर अमोल अठवले और सुदीप शाह को भी जोड़ेंगे नए ट्रेड्स के लिए। गोकुलदास एक्सपोर्ट्स के नंबर्स आ चुके हैं। कंपनी के एग्जीक्यूटिव वाइस चेयरमैन और एमडी शिव गणपति से हम कुछ ही देर में बात करेंगे। और मार्केट बिग वॉइस में आज हमारे साथ जुड़ने वाली हैं 361 की प्रेसिडेंट अनु जैन। वीरू जैन, अच्छा हर्षिता, बताइए आपने दोपहिया वाहन कौन सा चलाया? स्कूटी या फिर कोई स्कूटर चलाया? वीरू बहुत सारे, बजाज का, टीवीएस की जो वो लूना नहीं आती थी वो, जो पहली गियर्ड व्हीकल मैंने सीखी थी वो ऑफ कोर्स पिताजी की बजाज कब थी। फिर यामा RX 100 और मैंने बुलेट भी चलाई है और मैंने एक बहुत पुरानी खटारा YSD भी चलाई है। YSD, मैम YSD की तो खैर बात ही मत कीजिए। उसकी किक से डर लगता था हर्षिता। उसमें क्या होता था, प्रेशर बनाना पड़ता था। हमारे में कंपटीशन होता था कि अगर आपने स्टार्ट कर ली कॉलेज में, एक्चुअली मैं तभी भी स्कूल में थी, मेरे बहन के जो दोस्त थे कॉलेज में, उनमें के पास उनमें किसी के पास एक YSD थी। तो यही कंपटीशन होता था कि अगर आपने वो स्टार्ट कर ली तो आप वो गाड़ी ले जाओ। और एज लक वुड हैव इट, जब भी मैंने स्टार्ट की वो स्टार्ट हो जाती थी एक किक में और फिर मैं चलाती थी वो बाइक। अच्छा, हर्षिता ने जिस पहली गाड़ी का नाम लिया ना, लूना, मुझे याद है 90s में 80s में आपकी जो क्लास टीचर हुआ करती थी, मैथ्स की टीचर हुआ करती थी, हिंदी की टीचर हुआ करती थी, दो गाड़ियाँ होती थी, लूना और टीवीएस चैंप। इन दो गाड़ियों से आती थी वो। तो लूना, बड़े दिनों बाद ये नाम सुना। खैर अब आते हैं, ट्रेड्स पिक करते हैं और अमोल अठावले और सुदीप शाह फ्रेश पर्सपेक्टिव लेके जुड़े हैं। सुदीप, गुड मॉर्निंग। आपके दो ट्रेड्स इस वक्त के?
गुड मॉर्निंग वीरू। वीरू, मुझे लग रहा है कि एमसीएक्स में एक अच्छा मोमेंटम बन रहा है। पिछले 4-5 दिन का जो कंसोलिडेशन था वहां से एक ब्रेकआउट आया और एक अप ट्रेंडिंग स्टॉक है। डेली वीकली चार्ट पर भी काफी स्ट्रॉन्ग ट्रैक्शन मिल रहा है। 20 दिन के ईएमए के ऊपर पिछले 10-12 दिन से सस्टेन कर रहा है, जबकि मार्केट्स में थोड़ी उथल पाथल है और हमने देखा है कि मिड कैप्स में थोड़ा सेलिंग प्रेशर था। तो मुझे लग रहा है एमसीएक्स को बाय किया जा सकता है 43.10 के स्टॉप लॉस से 44.20 के टारगेट के लिए। मेरा दूसरा पिक होगा अशोक लेलैंड। तो अशोक लेलैंड में हमने देखा है कि एक स्ट्रॉन्ग अपमूव पिछले काफी दिनों में आया हुआ है। स्टॉक अभी 252 254 की ट्रेजेक्टरी में है और ये 250 के ऊपर अभी सस्टेन कर रहा है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पे जो हिसाब से पिछले 3-4 दिन के स्मॉल कैंडल्स के बाद आज एक ब्रेकआउट आया, एक बड़ा कैंडल दिख रहा है, वॉल्यूम भी सपोर्ट कर रहा है। तो यहाँ पे 249 के स्टॉप लॉस से 260 के टारगेट्स के लिए अशोक लेलैंड में बाय करने की मेरी राय रहेगी। ग्लेड में आपकी बैंक की राय रहेगी। इस बीच जरा निफ्टी और निफ्टी बैंक दोनों लिख आइएगा। हाँ, जो मैं कह रहा था ना कुछ देर पहले बात की, टेक्निकल्स क्या होते हैं। निफ्टी का इंटरडे हाई डॉट पॉइंट टू पॉइंट इज एग्जैक्टली 20 डे, और निफ्टी बैंक का जो मैं बात कर रहा था ना कि द मोमेंट यू विल क्रॉस 5500 कॉल जोन, आपको पहला एवरेज टेस्ट करना है और वो है क्या, 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। जो पहला रुकाव है लेवल था 722 और बैंक निफ्टी का इंट्राडे हाई अगर जाके आप देखें तो वो एग्जैक्टली है 708। तो दोनों ही इंडिसेस ने एवरेजेस पे जाके फर्स्ट इंस्टेंस पे एक पॉज ले लिया है। सुदीप जी के 2 ट्रेड्स हो गए, अब चलते हैं अमोल जी के पास। अमोल जी गुड मॉर्निंग, आपके 2 ट्रेड्स आज के। वीरेंद्र जी नमस्ते। मुझे एक HCL टेक अच्छा लग रहा है पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से। 1586 के आसपास मैंने पिक किया था। पोजिशनली टारगेट्स निकल के आ रहे हैं 1650 के और स्टॉप लॉस उसका रहेगा 1549। आज आईटी एज ए इंडेक्स में भी थोड़ा बाउंस बैक आया है और HCL टेक अभी 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज के आसपास ट्रेड हो रहा है और एक रिवर्सल फॉर्मेशन दिखा रहा है कि यहाँ से एक फ्रेश अप ट्रेंड रैली आने के चांसेस चार्ट्स पे दिख के आ रहे हैं। दूसरा मैं एक रिलायंस इंडस्ट्रीज के साथ जाना चाहूंगा। 2930 के आसपास मैंने पिक किया था। पोजिशनली ये भी पोजिशनली कॉल है। टारगेट्स निकल के आ रहे हैं 30253050 के और स्टॉप लॉस उसका रहेगा 2870 का। एक बड़ा करेक्शन हुआ है, अगर डेली और वीकली दोनों चार्ट्स में देखते हैं तो एक 3-4 वीक का करेक्शन हो गया और ये जो लेवल है अभी वहां पे रिलायंस दिखा रहा है कि एक रिवर्सल फॉर्मेशन है और पिछला जो रिलायंस में रैली आया था वो इसी लेवल से आया था। तो सेटअप काफी प्रॉमिसिंग लग रहा है। अगर ये लेवल सस्टेन करता है तो आने वाले दिनों में रिलायंस इंडस्ट्रीज में एक टेक्निकल बाउंस बैक आने के चांसेस यहाँ से दिख के आ रहे हैं। तो RIL पर इस समय फोकस अमोल कर रहे हैं। शिल्पा, इस समय के ट्रेड्स क्या रहेंगे? बाय रहेगा, एक सेल रहेगा। सेल मेरा रहेगा NMDC में। NMDC 230 के स्टॉप लॉस से आप यहाँ पे सेल अटेम्प्ट ले सकते हैं। 220 के नीचे इसमें और अग्रेसिव प्रेशर रहेगा जहां पे ये आपको वापस 210-205 तक ट्रेड करते हुए रहेगा। तो यहाँ पे अभी भी आप सेल कर सकते हैं। 230 का आपका स्टॉप लॉस रहेगा। जो मेरा बाय रहेगा वो रहेगा UBL में। UBL फ्यूचर्स ट्रेड कर रहा है अराउंड 1950। यहाँ पे 1900 जोन्स पे एक अच्छा खासा सपोर्ट है, तो आपका स्टॉप लॉस 1900 का ही रहेगा। यहाँ पे जो टारगेट है वो 2020 है। इसके ऊपर जाता है तो 2050 के भी लेवल्स आपको आते हुए मिलेंगे। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए UBL आई बेग योर पार्डन पर एक ट्रेड क्लियरली बनता हुआ दिखाई दे रहा है। एक अपॉर्चुनिटी आपको दिख रही है इस समय। NMDC में भी एक ट्रेड बन रहा है। आशीष, आपका ट्रेड क्या रहेगा इस घंटे? रिवर्सल ट्रेड रहेंगे। पहला जो ट्रेड है मदरसन सुमी का ट्रेड रहेगा। स्टॉक अभी भी अपने 20 डेमा के नीचे ट्रेड कर रहा है, लेकिन एक अच्छा रिवर्सल देखने मिला है हमें कल और आज के इंट्राडे चार्ट्स पे। तो यहाँ पे खरीदारी की सलाह है। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना है वो 184 का एक एसएल मेंटेन करे। 190 के पहले टारगेट और 194 के सेकंड टारगेट के लिए इसमें खरीदारी की सलाह है। दूसरा जो ट्रेड हमें अच्छा लग रहा है वो कैनफिन होम्स का। ये स्टॉक अपने 200 डेमो पे सपोर्ट लिया है। काफी गिरावट इसमें देखने मिली है और पिछले 4-5 दिनों का जो एक्यूमुलेशन जोन बना है वो एग्जैक्टली इसका 200 डेमो बना है। तो वहीं पे एक स्टॉप लॉस लगाकर खरीदारी की सलाह है। 787 का एक स्टॉप लॉस लगाना है इसमें। 820 के पहले टारगेट और 830 के सेकंड टारगेट के लिए कैनफिन होम्स में भी खरीदारी की सलाह है।
ये फिलहाल कैनफिन होम्स और मदरसन सुमी में एक अपॉर्चुनिटी क्लियरली ट्रेड की इस समय बन रही है। चलिए स्क्रीन पर लेकर आते हैं गोकुलदास एक्सपोर्ट्स का शेयर। हाल ही में नतीजे आए हैं, कुछ कमजोरी देखने को मिली। मुनाफा 16% कम हुआ है, मार्जिन्स में करीब 4.25% की गिरावट देखने को मिली थी। स्टॉक आपके सामने 2-2.25% नीचे है। हमारे साथ कंपनी के एग्जीक्यूटिव वाइस चेयरमैन और MD शिव गणपति जुड़ गए हैं। सर गुड मॉर्निंग, थैंक यू फॉर योर टाइम। मैं नंबर्स पर आऊं उससे पहले मोस्ट क्रूशियल पॉइंट जो आपके कई सारे निवेशक और इन्वेस्टर्स जानना चाहते हैं, ये बांग्लादेश की करंट सिचुएशन के मद्देनजर कंपनी के ऑपरेशंस पर कितना इम्पैक्ट आया है, इससे जूझने के लिए क्या कोई स्ट्रैटेजी आप लोगों ने अपनाई है या नहीं, और करंट सिचुएशन में कोई बदलाव है या नहीं, कंसिडरिंग वहां पर एक इंटरिम ही सही लेकिन नई सरकार घोषित कर दी गई है। तो बांग्लादेश में अगर आप देखेंगे तो मोस्ट ऑफ द गारमेंट फैक्ट्रीज हैव स्टार्टेड प्रोडक्शन बैक। सो उनके जो प्रॉब्लम्स थे पिछले 10 दिन उन्होंने काफी सफर किए वो प्रोडक्शन लॉस के बिकॉज ऑफ ऑल द इंटरनल स्ट्राइफ, लेकिन अब शुरू हो चुका है। लेकिन this was being expected for more than a year. There was an undercurrent of instability there, and brands or retailers were always looking at Bangladesh as increasingly becoming a higher risk. और इससे ध्यान रखते हुए उन्होंने ऑलमोस्ट 1 साल पहले ही थोड़ा थोड़ा उन्होंने ऑप्शंस ढूंढने शुरू किए। लेकिन अब ये फ्लैश पॉइंट पे आया तो इसका मुझे लगता है कि देयर विल बी सम एक्स्ट्रा एफर्ट to move some business a little away from Bangladesh. मुझे नहीं लगता कि बांग्लादेश का अट्रैक्टिवनेस कुछ कम होगा या कोई सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट होगा, बट फॉर अस इंडिया इट विल बी अ गुड benefit because incrementally people will start looking at India lot more favorably and move some business out of Bangladesh as well going forward. So I can see that happen over the next 1 year or 1.5 years. So that will be beneficial for the Indian industry if we stay on course. As far as current situation is concerned for Gokuldas, we are, our order, capacities are full. तो immediately हमें कोई benefit हम ले नहीं पाएंगे क्योंकि हमारे सारे capacities full हैं। तो ये situation भी है हमारा। ओके, तो उसका किसी तरह का रिपल इफेक्ट, कोई इम्पैक्ट Q2 में नहीं आने वाला है गणपति जी, क्या ये समझना ठीक है? हमारे इंडिया के लिए डेफिनेटली थोड़ा बहुत तो आ ही जाएगा, क्योंकि कुछ लोग रिस्क डाइवर्सिफिकेशन के लिए और एक्सेलरेटेड वे में देखेंगे। लेकिन फॉर गोकुलदास वी आर हैविंग अ फुल कैपेसिटी। एंड ये भी ध्यान रखिएगा कि ऑर्डर प्लेसमेंट ऑलमोस्ट 1 या 1.5 क्वार्टर पहले होता है, तो इस लास्ट मोमेंट में कोई चेंज नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसका फैब्रिक फ्लो, वेरियस रॉ मटेरियल फ्लो सब ध्यान में रखना पड़ता है। तो तुरंत कोई हटा के कोई नए जगह ले नहीं जा सकता है। तो इसका इम्पैक्ट आएगा मेरे हिसाब से करीब 6 महीने में, और वो डेफिनेटली इट विल बी पॉजिटिव फॉर इंडिया। ओके, अच्छा सर, पूरा का पूरा ये समर सीजन है, द लास्ट एज ऑफ समर सीजन कैसा गया? और एक और चीज़ जो विंटर्स की बुकिंग है और विंटर्स का जो इस वक्त स्लॉट चल रहा है, उसमें आपको डिमांड कैसी नजर आ रही है इस वक्त? देखिए, हम समर का ऑर्डर्स स्टार्ट करेंगे प्रोडक्शन में, इन द सेंस ऑर्डर बुकिंग स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हम सारे एक्सपोर्ट करते हैं। तो फॉर US समर वी विल बी प्रोड्यूसिंग इन Jan, Feb, March, एंड फॉर US स्प्रिंग विच स्टार्ट्स फ्रॉम February हम अभी प्रोडक्शन शुरू करेंगे सितंबर एंड ऑनवर्ड्स। तो ये व्हेन आई लुक एट डिमांड फ्रॉम देयर, अगर हमें रिटेल डिमांड देखता हूँ US और यूरोप में, तो एंड यूजर डिमांड तो काफी स्ट्रॉन्ग चल रहा है अभी भी। US ब्रांड्स आर आल्सो बाइंग मोर क्योंकि उनके इन्वेंट्रीज काफी कम हो चुके हैं। तो हमारे लिए तो डिमांड का सिचुएशन अच्छा ही लग रहा है और काफी ट्रैक्शन मिल रहा है हमें कस्टमर्स से। बोथ स्प्रिंग एंड समर विच आर द ऑर्डर्स दैट वी आर वर्किंग ऑन गोइंग फॉरवर्ड, दोनों ही पॉजिटिव लग रहा है। अच्छा सर, ये बताइए कि कंसिडरिंग आई थिंक जो डिमांड और आई थिंक योर करंट प्रोडक्शन स्टैटिस्टिक्स, आप लोग का इस वक्त कैपेसिटी यूटिलाइजेशन क्या है? और सर FY25 में कोई अधिग्रहण, कोई एक्विजिशन, कोई कैपेसिटी एडिशन, कोई योजना? एंड व्हाट इज एग्जैक्टली द कैश कंपोनेंट इन द बुक्स राइट नाउ? So we are at about 58 crores of net cash. So after all the debt, net positive cash है हमारा।
or the company is generating cash every quarter. So, we are very strong from that perspective. As far as business, capacity utilization is concerned, we've approached almost near full capacity utilization. And Q3, Q4 onwards, so we will be chock-a-block with, with capacities. As far as incremental कोई acquisition वगैरह हम नहीं देख रहे हैं, कुछ नहीं देख रहे हैं अभी. हमारा मकसद यही है कि जो businesses हमने acquire किए हैं, जो incremental capacities हमने start किए हैं, उसको continue to grow that and consolidate all of that going forward. That is the strategy that we are following now. मैं आपसे एक चीज समझना चाह रही हूँ, आपने एक एक्विजिशन किया था. हाउ इज दैट फेयरिंग फॉर गोकुलदास एट दिस पॉइंट इन टाइम? उसके रिवॉर्ड्स क्या आपको इस साल FY25 में दिखने लगेंगे? तो हमने 2 acquisitions किए थे, both of them which happened in the fourth quarter of last year, garment companies, and both of them are doing well. हमें लगता है कि by second half of this year उसका जो benefits है वो flow करने शुरू करेगा. और as far as those operations are concerned, दोनों के operations second half से काफी हद तक उसमें सुधार भी दिखेगा और उससे margin improvement भी आने लगेंगे. तो किस तरह का आपका आउटलुक रहेगा FY25 के लिए? सर अगर एक अंदाजा दे सकें, और स्पेशली आपके जो यूरोप और US के क्लाइंट्स हैं, वहां से क्या फीडबैक मिल रहा है? वेयर वुड योर ऑर्डर बुक रीच बाय फर्स्ट हाफ एंड क्या विजिबिलिटी है H2 के लिए? बिकॉज आई थिंक वो H2 में डिलीवर करने के लिए आपको आई थिंक वो ऑर्डर्स H1 में आना शुरू करते हैं, बिकॉज यू टू डिलीवर फॉर ऑफ कोर्स क्रिसमस एंड थैंक्सगिविंग एक्सेट्रा. So all the orders are in place and हमारे order book तो काफी full है. So we are currently, let us say, this quarter we did over 900 crores of revenue. That will move up further in the second half of the year. And as I said, since हम near full capacity पहुंच गए हैं, तो ये further incremental growth तो होगा ही होगा. Year on year, I'm hoping that the growth will be in its teens. I mean, quarter on quarter. I'm sorry, and let us see how the order flow also stacks up going forward. It's always a pleasure speaking to you, sir, and good luck for FY25. Thank you. गोकुलदास एक्सपोर्ट्स मैनेजमेंट क्लैरिफाई करता हुआ, देखिए बांग्लादेश में स्थिति खराब थी कुछ समय के लिए. पिछले 10-15 दिन तो वाकई में काफ़ी नुकसानदायक रहे हैं, लेकिन बिजनेस अब वहाँ से पिकअप होता हुआ ज़रूर दिखाई देगा और स्थिति जैसे जैसे नियंत्रण में आएगी. स्टॉक आज भी हालांकि करीब 3-3.25% के नुकसान पर ट्रेड कर रहा है. मार्केट का हाल आपकी स्क्रीन पर 24,352 के आसपास, और इस मोड पर अब हम 361 की प्रेसिडेंट अनु जैन को जोड़ लेंगे. अनु, गुड मॉर्निंग. थोड़ा सा टफ हफ्ता रहा है ये, विद ऑल ग्लोबल मार्केट्स गोइंग एब्सोल्युटली क्रेजी, लेकिन डाउ और निफ्टी दोनों ने कोशिश की है भाई इस हफ्ते के अंत में आते आते रिकवरी दिखाने की. पहले तो ये जो शेकआउट देखने को मिला इस पूरे हफ्ते, जहां पर निफ्टी ने नियरली 3-3.5% गवाए, बताइए जो गिरावट आनी थी आ चुकी है, या फिर अभी भी डर है कि इफ इट ऑल एक और नेगेटिव न्यूज आए हम और फिसल सकते हैं? हाय, गुड मॉर्निंग हर्षदा. जहां तक कि आप गिरे हो, तो हम सब पिछले 2 महीने से सब बोल रहे थे कि मार्केट फुली वैल्यूड है, किसी भी कारण से 5 से 7% गिर सकता है. अब वो ग्लोबल कारण से आया, येन ट्रेड कैरी ओवर ट्रेड का रिवर्सल से आया, यूएस में जो हम सुन रहे हैं कि जो फियर्स है उनकी वजह से आया. अब जैसे कि अर्थक्वेक्स के साथ होता है, पहला झटका सबसे स्ट्रांग होता है, बट यू गेट माइल्ड झटका अगेन एंड अगेन. एंड जहां तक कि आप यहाँ से और अगले 3 से 4 महीने 5 महीने देख रहे हैं, तो काफी ग्लोबल इवेंट्स है. आई मीन, सब जानते हैं मिडिल ईस्ट में सिचुएशन है, सब जानते हैं यूएस में इलेक्शंस हैं, हमारे यहाँ स्टेट इलेक्शंस हैं. जिस तरीके से गवर्नमेंट की मेजोरिटी ना आ पाई, और अब वो इलेक्शन शायद जिस स्टेट में है वो काफी क्रिटिकल है. तो आई थिंक मार्केट एक बहुत ब्लू स्काई जोन से अब एक वॉलेटाइल जोन में आ गया है.
मेरे ख्याल से मैं नेगेटिव नहीं हूँ, ना मैं कह रही हूँ कि कोई बहुत बड़ा करेक्शन आएगा, बट एक रेंज बाउंड जहाँ आप 1000 बहुत से बहुत 2000 पॉइंट जो एक 7-8% बनता है हमारे मार्केट के अनुसार, आप रेंज में रहोगे। अब क्या होता है कि हमारे जो ट्रेडर्स हैं, खास करके इन्वेस्टर्स की बात छोड़ दीजिए, अभी तक उन लोग को ये आदत थी कि उन्होंने जो भी लिया उसमें वो कमा के निकलते थे, तो एक जिसको जिगरा कहते हैं वो काफी स्ट्रांग था। अब जब ऐसे झटके लगने शुरू हो जाएंगे तो एक रिस्क कैपेबिलिटी और रिस्क टेकिंग कैपेसिटी, और खास करके जबकि सेबी ये बोल रही है कि वो भी लॉट साइज बढ़ाएंगे या अलग अलग तरीके से वो भी कंट्रोल करने की शुरुआत कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से ये एक अगर आप गाड़ी 100 की स्पीड पे चला रहे थे और स्पीड बम्पर्स आ रहे हैं तो आप ऑब्वियसली 100 की स्पीड से गाड़ी नहीं रोकेंगे, बट एक 60 की स्पीड पे गाड़ी आ जाएगी, जो इस मार्केट के लिए मेरे ख्याल से काफी हेल्दी है। तो आप रेंज बाउंड अगर एक क्वार्टर, मे बी इवन 2 क्वार्टर्स निकाल दें 8-10% के जोन में, नीचे 5 ऊपर 5, तो आई थिंक दैट इज वेयर यू आर हेडिंग अकॉर्डिंग टू अस। जय अनुज जी ने बिल्कुल सही कहा, और जिन्होंने 2008 की मंदी देखी है और उसके बाद के कई वर्षों के कंसोलिडेशन देखे हैं, जिन्होंने 6500 का इंडेक्स देखने के बाद निफ्टी पे 2000 मेरे ख्याल से 8 की जनवरी में 2253 का निफ्टी देखा था, उन्हें ये मालूम ही नहीं है पिछले मेरे ख्याल से 4 साल में कि पेन होता क्या है। बिल्कुल सही कहा आपने। आई थिंक वो चीज़ अभी तक बाजार में पिछले 4 साल में नए ट्रेडर्स ने नहीं देखी है। अच्छा अनुज जी, एक चीज़ पिछले 2 महीने में बदली है, एक इस पूरी तेज़ी को आई थिंक 23,500 से लेकर या फिर इवन दैट आई थिंक इलेक्शन डिप और 25,000 तक निफ्टी आईटी ने थ्रस्ट जनरेट किया था। जिस प्रकार नैस्डैक ने बिहेव किया और जिस प्रकार से अब निफ्टी आईटी बिहेव कर रहा है, आपका आईटी पे टेक क्या है? जो प्रीमियम मिला था एकदम से सडनली इस निफ्टी आईटी को, वो सब्सटेंशियली कोलैप्स हुआ है। निफ्टी आईटी पर आपका व्यू क्या है इस वक्त? जहां तक कि आप लार्ज कैप्स को देखेंगे और जिस तरीके से वो मूव किए थे, कहीं ना कहीं एक एक्सपेक्टेशन था कि सेक्टर रोटेशन हो रहा है, तो जो नहीं चला है वो चलेगा, उसमें वो सेक्टर के ऊपर एक मोमेंटम आया था, जो मोमेंटम नास्डैक के गिरने से 10-15% से वो चला गया है। आई थिंक एट दिस प्राइस मुझे कोई डाउनसाइड नहीं दिख रहा है, एंड जैसे कि मेरा मार्केट का व्यू है, ये भी कोई बॉटम में बहुत स्पेस है कि आप शॉर्ट कर सकते हो, ना कोई बहुत बड़ा मूव अपवर्ड है, क्योंकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट्स ठीक ठाक आए थे, लेकिन कोई ऐसा उसमें कोई मूव नहीं था कि लगे कि यहाँ से 15% और चल सकते हैं। सब 10-12%, 15% चल के अब 5-6% गिरे। मेरे ख्याल से दिस आर फेयर वैल्यूज ना। आई विल बी वेरी बुलिश, ना आई विल बी वेरी बेरिश आउट हियर। आई थिंक it is a place where the whole market is trying to find balance. This sector will be along with it. अच्छा अनुज जी, ये पिछले दोनों जो शॉक्स थे, आई मीन चाहे वो इलेक्शन डे का हो चाहे वो बजट डे का हो, बाजार ने तुरंत अपने आप को अपने गियर शिफ्टिंग करी, फार्मा पे, आईटी पे और एफएमसीजी पे जाके कैपिटलाइज करना शुरू कर दिया। अब हम क्योंकि आईटी पे बात कर चुके हैं, जो रेस्ट 2 स्पेस हैं, आई मीन फार्मा और एफएमसीजी, यहाँ पे आपका टेक क्या है एक ऐसे एनवायरनमेंट में जब आप कह रही हैं कि एक कंसोलिडेशन 1 क्वार्टर 2 क्वार्टर रिक्वायर्ड है, वो अच्छा हो जाए तो अच्छा रहेगा भी, तो ऐसे में फार्मा पे और एफएमसीजी पे आपका टेक क्या है इस वक्त? फार्मा और एफएमसीजी ऑब्वियसली लीड कर रहे हैं पिछले 1-1.5 महीने से, जिस तरीके से मूव दिख रहा है। आपने सिप्ला को देखा है, सन फार्मा को देखा है, सब चल रहे हैं, एंड आई थिंक वो एक डिफेंसिव ट्रेड है, एंड जैसे कि मैंने कहा कि रिस्क फैक्टर इस मार्केट का चेंज कर रहा है, तो ना केवल फार्मा और एफएमसीजी दोनों पे पॉजिटिव है। जिस तरीके से हिंदुस्तान लीवर का भी चार्ट है, वो एक क्रूशियल लेवल के ऊपर है एट दिस 2733। ये यहाँ से क्रॉस करता है तो आपको 2900 के आसपास भी ले जा सकता है। जहां तक कि दूसरे मिड कैप्स भी देखे, चाहे वो इप्का है, सब में हमको स्ट्रेंथ लग रही है। मेरे ख्याल से इनके साथ आपको 2-3 चीजें और देखनी है इस मार्केट में जो सपोर्ट दे सकते हैं। एक तो रिलायंस का स्टॉक है, एंड ओवरऑल मेरे को लगता है कि वो काफी अंडर परफॉर्म किया है, काफी सेलिंग आई है। वो एजीएम मेरे ख्याल से 2-3 हफ्ते के अंदर है। उनके प्लान्स ऑलवेज थे कि डीमर्ज करेंगे या कुछ और मूव्स लाएंगे। क्या आता है आई डोंट थिंक मुझे पता है या किसी को भी पता है।
वो 1-2 हफ्ते में उसके लिए बिल्डअप शुरू होगा। आपका HDFC बैंक है जिसमें MSCI की वेटेजेस की अनाउंसमेंट आएगी 8-10 दिन में। वो किस तरीके से होल्ड करता है वो डिपेंड करेगा। तो इट विल बी द डिफेंसिव्स नाउ। तो चाहे वो रिलायंस हो, चाहे वो आपका HDFC बैंक हो, FMCG हो और फार्मा हो, ये चारों वुड कुड बी द पिलर्स ऑफ द मार्केट जिसपे वो गिरने ना दे खास करके। चलने के लिए आई थिंक वो बहुत सिलेक्टिव होगा। आई थिंक टेलीकॉम इज अ गुड प्लेस टू बी इन। उसमें भी डिफेंसिव है चाहे भारती, बट इट्स स्टूड टॉल। आई थिंक लास्ट 2-3 सेशन में रूमर था कि सिंगटेल विल सेल स्टेक, तो उसके कारण गिरा था, जो वो वहां से बाउंस हुआ है। वो ट्रेड जब भी होगा शायद वो 3-4-5% गिरे, बट आई थिंक ये 4-5 स्टॉक्स और सेक्टर्स अब पिलर्स बन जाएंगे जिसपे ये मार्केट काफी स्ट्रांगली सपोर्ट लेके कंसोलिडेट कर सकता है। लेकिन अनु, ये जो पूरी रैली हमने देखी है पिछले 1.5 साल से, वो लार्जली रिटेल लेड है, और रिटेल में मिड कैप और स्मॉल कैप का पार्टिसिपेशन हम सब जानते हैं कितना ज़्यादा रहा है। अमेरिका में भी जब बिकवाली आती है, रसल में अच्छे खासी दरारें आने लगती हैं, तो जाहिर तौर पर यहाँ पर भी अगर कुछ करेक्शन आएगा तो इधर प्रेशर देखने को मिलेगा। आप अपने क्लाइंट्स को और भारत के रिटेल जनता जो इस पूरी रैली का एक बहुत अहम हिस्सा बनी है, उनको क्या कहेंगी? क्या मिड कैप्स में अगर हो सके तो अपना पोजीशन कुछ कम करे? कैसे अप्रोच करे इस पर्टिकुलर डर को कि शायद अगर गिरावट आएगी तो यहाँ पर सबसे ज्यादा मारकाट मच सकती है? देखिए, फंडामेंटली तो एज अ वेल्थ मैनेजमेंट फर्म हमने रिस्क वेट्स बढ़ा दिए थे मिड कैप्स पे। हमने मिड कैप एलोकेशन कम कर दिया था हमारे एसेट एलोकेशन में। जहां तक कि आप टेक्निकली बात कर रहे हैं, तो जो निफ्टी मिड कैप 100 का डेली चार्ट है, उसमें अगर आप देखेंगे तो जो पिछला हाई बना है उसमें मोमेंटम लोअर रहा है पहले से, और RSI ने डाइवर्जेंस दिखाना शुरू कर दिया है। इनफैक्ट आज का क्लोज काफी इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि अपसाइड पे ये 57,550 से 57,650 में काफी रेजिस्टेंस है। अगर मार्केट पॉजिटिव बंद होता है और ये आज उसको नहीं क्रॉस कर पाता है, तो आई थिंक वो जो मैं बोल रही हूँ ना कि फाइनली तो इंडेक्सेस एक साइकोलॉजिकल रिप्रेजेंटेशन होता है थिंकिंग का। तो वो लोगों में अगर रिस्क कैपेसिटी कम होगी तो वो आपको सबसे पहले मिड कैप्स में दिखेगा। एंड आई थिंक वो शिफ्टिंग होगी टुवर्ड्स दीज 4-5 स्टॉक्स और 2-3 सेक्टर्स दैट जो हमने इससे पहले डिस्कस किए हैं। तो यस, डेफिनेटली मिड कैप्स के वैल्यूएशंस भी हायर थे, तो कहीं ना कहीं वो एक चेंज जो होता है वो कभी एक्सटर्नल रीजन से आता है, वो शायद हो रहा है या स्टार्ट हुआ है। तो we are optimistic on the market, but we are very cautiously optimistic. It's a pleasure speaking to you. बहुत-बहुत शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए, and have a great weekend. Thank you. चलिए, यहाँ पर अब वक्त हो रहा है एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक में जाते जाते बाजार का हाल आपकी स्क्रीन पर रखते हैं। फिलहाल के लिए तो फ्राइडे अच्छा ही शुरू हुआ है और उम्मीद है ये मोमेंटम बरकरार रहे। ध्यान रखिएगा, निफ्टी बैंक ऊपरी लेवल से कुछ कूल ऑफ कर चुका है। हम 500 पॉइंट की तेजी देख चुके हैं। इस समय सिर्फ 350 पॉइंट का इजाफा है, लेकिन बढ़त पर कारोबार है। लेंगे एक ब्रेक के बाद ट्रेडर्स हॉटलाइन में नीरज आपके सारे सवालों के जवाब देंगे, तो बने रहिए CNBC आवाज के साथ।